नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनके वैवाहिक जीवन के अंदर उनको इतना ज्यादा परेशान किया गया, इतना ज्यादा हरास किया गया कि इस हरासमेंट के चलते और स्ट्रेस और एंजाइटी और जिस डिप्रेशन में ये चली गई थी उसके चलते इनको अपना जो शहर है, अपनी जो भाषा है, अपनी जो लोग हैं, इन सबको छोड़ करके एक दूसरे राज्य में शिफ्ट होना पड़ गया और अपनी जो जॉब है उसमें से इनको ट्रांसफर लेना पड़ गया क्योंकि इनसे ये जो भी सारा हरासमेंट है, जो परेशानी है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। दोस्तों, किस प्रकार की हरासमेंट इनको दी गई है, क्या हो रहा है, ये सुनकर के आप पूरी तरह से हैरान हो जाने वाले हैं। तो उसके बारे में हम विस्तार में बताएंगे। पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं इनके बारे में, फिर बताएंगे क्या परेशानी है। और ऑब्वियसली बात है, इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था और इनके जीवन के अंदर जितने भी किरदार हैं इनको दुख देने वाले, उन्होंने इनको दुख क्यों दिया, क्यों ऐसे ट्रैप कर दिया, ये सब का जो रहस्य है इनके सामने उजागर हो गया था। पूर्व जीवन ये देख पाए थे और इनको समझ में आ गया था कि भैया क्या करके आई हूं या क्या गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये भूत प्रेत रूपी इंसान मेरे पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों, इनका पति तो बिल्कुल जैसे इंसानी रूप के अंदर चिमगादड़ होता है ना, ड्रैकुला, वो पर्सनालिटी है। मतलब अभी ये जो बहन है ये रांची झारखंड में रह रहे हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी है, उसके अंदर ये जॉब करते हैं, ऑफिसर लेवल पे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा दिमाग है इनका। लेकिन मूल रूप से बंगाल के रहने वाले हैं। पहले इसी कंपनी के जो बंगाल में ऑफिस है इस कंपनी का बहुत बड़ा, वहां पर इनकी नियुक्ति हुई थी। ये बंगाल के रहने वाले थे तो वहीं पर इनको जॉब मिला था और इनका जॉब मिलने के बाद जो है इनका विवाह भी हो गया था। अभी लगभग 35 वर्ष की आयु की हैं और आज से 6 वर्ष पहले इनको जो है ये जॉब मिला था और जॉब मिलते ही लगभग 3 महीने के अंदर ही इनका विवाह हो गया था। अच्छा, उससे पहले कहती हैं कि भाई हमारे यहाँ पे शादी थोड़ी जल्दी कर दी जाती है, तो इनका जो विवाह है वो होने में भी बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। इनके जो पति हैं वो बंगाल पुलिस के अंदर हैं, कोलकाता के अंदर, मतलब बंगाल पुलिस के हैं, तो वो कांस्टेबल हैं। तो हमने इनसे पूछा कि भाई वो कांस्टेबल हैं और आप ऑफिसर रैंक पे हैं, तो ये हुआ कैसे? तो ये कहती हैं बस मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस था मेरी शादी का, तो और मेरी हो नहीं रही थी, तो उनको लगा कि चलो लड़के के पास सरकारी नौकरी तो है और मेरे पास मेरी भी लग गई थी, तो उनको था कि अब दोनों अच्छा कर लेंगे, तो उन्होंने बस फिर मेरा ब्याह करा दिया। कह रहे ज्यादा एक दूसरे को जानने का भी मौका नहीं मिला। और ये कहती हैं कि मेरे जो पति हैं वो मेरी पोजीशन देख करके जैसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे मुझसे शादी करने में। उनको ये था कि भाई अच्छा, दहेज तो खैर कह रही कि हमारा और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके, तो कह रहे दहेज तो उनको नहीं मिलना था, लेकिन उनको था कि भाई बड़ी नौकरी है तो भाई वो नौकरी का पैसा तो आएगा ना महीने का। तो कहती हैं उसी लालच के अंदर मेरे जो पति हैं उन्होंने मुझसे विवाह कर लिया। लेकिन ये बताती हैं कि इनके पति इनसे प्रेम नहीं करते थे। उसका कारण ये है, कहती हैं कि जब मेरा विवाह होकर के मैं इनके घर में गई हूं, मेरे पति के घर में गई हूं, तो वहां जाकर के बात पता चली कि जो मेरे पति हैं उनका अपने ही जो उनके बड़े भाई हैं, उनकी जो विवाहिता हैं उनके साथ अफेयर है, ऐसा इन्होंने कहा। और ये कहती हैं कि भाई मैंने कुछ भाई ऐसी चीजें भी हो गई और उसके बाद ही कहती है कि कॉम्प्लिकेशंस आए मेरी लाइफ के अंदर। तो अभी तो जैसे ये कह रही है कि भाई 2.5-1 साल से तो मैं अलग रह रही हूं, मुझे अलग होना पड़ गया क्योंकि केस हो गया था। अब जनरली दोस्तों जब केस हो गया था कि हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई जो है पति ने कुछ गलत कर दिया होगा या इनके आपस में झगड़ा वगैरह हो गया होगा, तो इन्होंने अपने पति के ऊपर केस कर दिया होगा, है ना। लेकिन इनके केस के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब इनका विवाह हुआ तो शुरू शुरू में तो इनको ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये खुद भी जॉब करती हैं, पति इनके पुलिस के अंदर जॉब करते हैं, तो उनकी जॉब जो होती है वो ऑड आवर्स के अंदर भी होती है,
पुलिस की ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, कभी कभी तो 14-14 घंटे भी थाने में रहना पड़ता है, आते हैं तो कभी नाइट ड्यूटी लग गई, कभी डे ड्यूटी लग गई, ऐसा होता है। और कह रही कि भैया मैं भी जॉब करती थी, तो बहुत बार ऐसा होता था कि वो नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो पूरा दिन वो घर पे होते थे और मैं घर पे हूं नहीं, क्योंकि मैं अपनी जॉब पे गई हुई हूं। ये कहती हैं कि इस चीज के चलते मुझे नहीं पता था कि पीछे से इन लोगों का आपस में अफेयर है। और फिर कुछ ऐसा हुआ था कि कभी जॉब पे थे, शायद इनकी तबीयत वगैरह खराब हो गई थी और हाफ डे के अंदर इनको घर वापस आना पड़ा। तो घर वापस आए तो इन्होंने जो है, बाय चांस की बात है, इन्होंने कुछ थोड़ा आपत्तिजनक उसके अंदर वो देख लिया इन्होंने कि भाई ऐसा है। और ये कहती हैं कि मैं तो ये चीज देख करके पूरी तरह से सदमे में चली गई थी। ये कहती हैं कि भैया पहले ही दिन से मेरे पति ने इस प्रकार से मुझे कन्विंस करके रखा था कि जो भी मेरी तनख्वाह आती थी, मेरे पति ये बोलते थे कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करना है और नया बड़ा घर बनाना है, घर ये वाला हमारा पुराना है, पुश्तैनी घर, पति कुछ ऐसा बोलते थे। तो कहती हैं ये बोलते थे तो सारा पैसा मेरा पति अपने पास रख लेता था, मेरी जो सैलरी आती थी वो निकलवा करके अपने पास रख लेते थे। तो और ये कहती हैं कि ना मेरे जो पति हैं, कह रही हालांकि मैं ना वर्किंग लेडी हूं, मैंने इतना माइंड नहीं किया, लेकिन जैसे कुछ भी करना होता था ना तो हर चीज में भाभी से पूछेंगे, भाभी से पूछेंगे, भाभी से पूछेंगे। तो ये कहते हैं कि भैया देखो, थोड़ा मेरे को ये भी लगता था कि भाई कई घरों में ऐसा होता है कि जो भाभी देवर होते हैं ना, उनका ना माँ बेटे जैसा प्रेम होता है कि जैसे देवर छोटा होता है और भाभी घर में आ गई होती है, तो भाभीियों ने पाला होता है देवर को ना, छोटे से बड़ा किया होता है, तो एक अधिकार होता है। तो ये कहती हैं कि भैया मेरे को वैसा लगता था, क्योंकि माँ इनकी है नहीं, इनके मतलब इनकी सासू माँ नहीं है, ससुर भी नहीं है, केवल भैया और भाभी हैं। तो ये कहते हैं कि भैया मेरे को ऐसा लगता था कि भाई शायद इस चीज के चलते उनका इतना अधिकार है, तो मैंने कभी माइंड नहीं किया कि हर चीज में उनसे क्यों पूछते हो, हर चीज में उनके पास जाकर के क्यों बैठते हो। तो कह रही है मैं तो अपनी भाभी, जो इनकी भाभी है, उनको सास के रूप में देखती थी, लेकिन वो सास के रूप वाली बात नहीं है। और ये कहती हैं जो इनके जेठ हैं, मतलब भाभी ऐसे जेठानी होगी इनकी, आई एम सॉरी, तो जेठानी को देखती थी ऐसे। तो कह रही हैं जो जेठ हैं, जेठ का कुछ ऐसा है कि उनका काम जो है वो नेपाल में है, तो नेपाल में उनका कुछ व्यापार है, वो बहुत कम आते हैं यहाँ पे। तो ये कहती हैं लेकिन मैं ये देख करके, कह रही कि मैं तो बिल एकदम सदमे में चली गई। कह रही हैं कि पर कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों को ना शक हो गया कि मैंने देख लिया है। और कहती है ये जो मैंने देख लिया था, यही किस्सा जो है आप लगा लो कि 2.25-3 साल पहले हुआ है। और उसके बाद ये आती कह रही कि इससे पहले कि मैं कोई झगड़ा करूं, इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, कह रही कि इन लोगों ने जैसे पता नहीं क्या प्लानिंग सी कर रखी थी। और कह रही कि इन्होंने एकदम से टॉक्सिक माहौल कर दिया, मुझसे बहुत ज्यादा झगड़ने लग गए और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर डाल दिया। और करते 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 कह रही मुझे बहुत डराते थे, धमकाते थे। मेरा पति ये भी कहता था कि भाई मैं, जैसे वो पुलिस के अंदर हैं और ये, तो कहती हैं कि मुझे बहुत डराते धमकाते थे। अब कहती हैं कि मैं इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, कुछ वो कर पाती, और मेरे को जो मेरे पति हैं, अच्छा ये बताती हैं कि ये छोड़ करके अपने मम्मी के घर चली गई थी, है ना। जब ये मम्मी के घर गए तो इनको पता लगा कि जिस दिन ये अपने मम्मी के घर गई हैं, उसी दिन इनकी जो भाभी हैं उन्होंने इनके नाम पे पर्चा दर्ज करा दिया पुलिस के अंदर। और पर्चा इस प्रकार से दर्ज कराया गया, किसी और थाने में करवाया उन्होंने जानबूझ करके अपनी जान पहचान से। और ये कहती हैं कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि ये 22 लाख रुपए का सोना लेकर के भाग गई हैं। वो 22 लाख रुपए का सोना जो है इनकी जेठानी का है, ऐसा। तो कह रही है भैया 22 लाख का सोना क्या, कह रही मैं तो अपना भी सोना जो मेरा दहेज का और ये, कह रही सब कुछ वहीं पर ही है, वहां पे कह रही है वो किया। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि लेडी पुलिस आई, इनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद पता नहीं कैसे बड़ी मुश्किल से कहती हैं कि बेल हुई, मेरा बहुत खर्चा हुआ, कह रही है समाज के अंदर इज्जत बहुत ज्यादा चली गई। तो कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो फिर ये कहती हैं कि अच्छा सिर्फ ये नहीं हुआ, फिर इनके जो पति हैं, इनके पति का ये बताते हैं कि उन्होंने क्या करना शुरू किया, जैसे केस हो गया ना, तो अब क्योंकि वो पुलिस महकमे के अंदर है, चाहे कांस्टेबल ही हैं, लेकिन ये कहती हैं कि उन्होंने पुलिस से ना इस प्रकार से दबाव डलवाया पूरे मोहल्ले के ऊपर, जिस पूरे मोहल्ले में हम रहते हैं, कि एक एक व्यक्ति के घर जाकर के तफ्तीश करवा रहे हैं कि ये कैसी हैं, कैसा कैरेक्टर है, क्या पहले इनकी कोई हिस्ट्री है इस तरह की। ये कहती हैं कि भैया मैं ऑफिसर हूं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता ना, मतलब कैसे सोच सकता है कोई मेरे बारे में ऐसा।
लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में मेरी बदनामी करा दी। और कह रहे अभी मेरे पति का कुछ ऐसा है, उन्होंने ना एक मेरे मोहल्ले के लोगों को मिला करके ना एक गैंग सा बना लिया है, हमारे पड़ोसी वड़ोसियों को लेकर के। कह रही वो मेरे घर आ जाता है जब तक, और कह रही है बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है, प्रेशर बनाता है कि मैं उसको जो है वो तलाक दे दूं, और मतलब पता नहीं क्या। तो कहनी है कि भाई मैं तलाक देने को तैयार भी हो गई हूँ, तलाक देने को तैयार होती हूँ तो वो पलट जाता है। वो कह रही केस वो कर रहा है, और कुछ ऐसा वो पीछे पड़ गया है, कह रही कि वो ना मुझे ना हर जगह बदनाम कर देना चाहता है। इससे पहले कि मैं उसकी बदनामी करती या कुछ मैं बोलती, तो ये कहती हैं कि भाई उस मोहल्ले में कर दिया। फिर कहती हैं कि भाई मेरा जो ऑफिस है, मेरे ऑफिस में पुलिस के चक्कर लगने लग गए, इन्वेस्टिगेशन ही होने लग गई मेरे को। कह रही मेरे ऑफिस में हरास करने लग गए। कह रही मेरे ऑफिस के अंदर जो और लोग काम करते थे वो भी मुझे अजीब और गंदी नजरों से देखने लग गए, और अलग अलग कहानियां मेरे बारे में कहती हैं कि फैला दी हैं उसने। अभी दोस्तों कुछ ऐसा है, इनके पति की डिमांड ये है कि ये तलाक उनको दे दें, और तलाक के साथ साथ 10 से 15 लाख रुपए की डिमांड भी इनके पति ने रखी हुई है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी तरफ से केस डाला हुआ है कि 22 लाख का सोना ये लेकर के भाग गई थी, तो अब उनको ये है कि 10-15 लाख रुपए इनसे चाहिए। तो ये कहती हैं कि भैया ये भारत के अंदर अजीब ही केस है। कह रही फॉरेन में तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे जनरली ऐसा होता नहीं है कि पति ऐसे केस डाल दे करते, तो खुद अफेयर है उसका और ये सब कर रहा है। कह रही मेरे पे केस भी डाल दिया, और मेरे से पैसे मांग रहे हैं, पैसे रिकवर करना चाहते हैं वो। उसके साथ साथ ये कहती हैं कि भैया मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी, लेकिन शादी के बाद जैसे मैं यहाँ पे आई तो मेरी हरकतें वगैरह जो वो थी, उससे ये चीज़ सामने आई कि जैसे और भी घर परिवार वाले लोग होते हैं तो वो दिखाते हैं इधर उधर कि भाई क्यों परिवार वो हो गया। तो कह रही ये चीज़ सामने आई है कि इन लोगों ने मेरे ऊपर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक भी करा रखा है। और कह रही है इस ब्लैक मैजिक के चलते मेरे को रात को कह रही मैं सो नहीं पाती हूँ। सो ऐसे नहीं पाती हूँ, कहती हैं कि अगर मुझे सोना है तो मैं लाइट जला करके सोती हूँ, अगर लाइट बंद होती है तो मैं सो नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं। मैं अभी भी, कहती हैं, मैं जहाँ पर रहती हूँ मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे यहाँ कोई चल रहा है या ऐसा कुछ है। तो कहती है मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बहुत ज़्यादा घबराती हूँ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये सब क्यों हो रहा है। और कह रही अगर उसको मतलब मुझे छोड़ना भी है तो ऐसा कौन सा पति करता है कि पत्नी से वो 15 लाख रुपए रिकवर करना चाहता है कि तू 15 लाख रुपए देगी तब मैं तेरे को तलाक दूंगा। कह रही है औरतों को तो ऐसा करता हुआ देखा है, आदमी को पहली बार देख रही हूं। तो कह रही है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूं, और अब मैंने जो है यहाँ पे रांची में ट्रांसफर ले लिया है। लेकिन कहते हैं कि वो वहां पर ना मेरी मम्मी को जाकर के परेशान करता है बार बार। और कह रही अकेले नहीं आता, पूरे मोहल्ले को, नेबर्स वगैरह को लेकर के आता है कि उस पर आप कोई इल्जाम ना लगा सको। पूरी जैसे बिरादरी इकट्ठी करके लाता है बार बार कि भी हमारे को हमारे पैसे दो। कह रही वो इस प्रकार से करता है। तो कहती है फिर मम्मी परेशान होती है तो वो मुझे फोन करती है, या तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो दोस्तों एक तो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन जानना चाहती थी कि पति से क्या हिसाब किताब है। उसके साथ साथ दोस्तों इनके परिवार में इनकी एक छोटी बहन है। ये कहते हैं इनकी छोटी बहन इनसे लगभग 5 साल छोटी है, और वो मतलब फ्रॉम फॉरएवर 20 साल की उम्र से ये कहती हैं कि मेरी बहन जो है वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है, लेकिन कह रही है उसका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं होता है। कह रही छोटा, कह रहे बड़ा तो छोटा छोटा चपरासी की नौकरी का भी एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाई है। अब ये कहती हैं कि मेरी बहन मेरे ऊपर निरंतर प्रेशर बना करके रखती है कि मैं हर चीज का खर्चा करूं, उसको महंगी महंगी कोचिंग्स के अंदर डालूं। ये कहते हैं कि भैया मैं इतने लंबे समय से करती आ रही हूं, लेकिन अच्छा, और कह रही हैं जो मेरी बहन है ना उसको ये है कि जैसे उसका हक है, मेरा विवाह भी हो गया था उसके बाद भी, कह रही वो वहां से तनख्वाह भी ले रहे हैं, लेकिन बहन का भी प्रेशर है, तो मेरे को वहां पे झगड़ा वगड़ा करके अपनी तनख्वाह में से बहन की फीसें और ये सब भी भरना होता था। तो कहती हैं अब मेरा अलगाव हो गया मेरे पति के साथ। तो कह रही है मेरी बहन को इस चीज की कम परवाह है कि मैं अकेली हूं और डिप्रेशन के अंदर हूं, लेकिन मेरी बहन को यह है कि भाई अगर वो क्लियर करेगी, उसकी नौकरी लगेगी तो ही उसकी शादी हो पाएगी, और शादी ना होने का भी किसी प्रकार का जो ब्लेम है, कहती है बहन मेरे ऊपर ही डालती है कि तेरी वजह से नहीं हुई, तेरी इतनी लेट हो गई, तेरी चक्कर में मेरी भी लेट हो गई है। अब वो कहती है कि भाई तेरी तरह मुझे ऑफिसर बनना है। ये अपनी बहन को समझाती हैं कि बहन ऑफिसर बन करके अगर इस लालच में कोई तुमसे विवाह कर रहा है तो मेरा विवाह तूने देख लिया ना क्या हालत हो रही है मेरी।
कह रही है लेकिन फिर भी इनकी जो बहन है वो बहुत परेशान करती है और कहती है बहन भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई है और वो मम्मी से बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है। वो बात बात पे कह रही है मेरी बहन निकल पड़ती है, कह रही है मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मैंने सुसाइड करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन कह रही है मेरी बहन वहाँ पे घर पे तांडव मचा करके रखती है, कभी सुसाइड करने के लिए बाहर भाग जाएगी, कभी फंदा गले के अंदर डाल लेगी। कह रही है बहुत ज़्यादा तांडव वो मचा करके रखती है। अब कह रही है वो तांडव वहाँ मचा रही है लेकिन उसका भी जो स्ट्रेस है वो सारा मेरे ऊपर आ रहा है क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ। तो ये कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन, इसको मैंने तो जन्म नहीं दिया, लेकिन इसकी ये सारी जिम्मेवारी, इसका ये सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर क्यों है, ये हर चीज के लिए मुझसे एक्सपेक्टेशन क्यों रखती है ना, मैंने ऐसा इसका क्या कर्जा देना है या क्या करना है। तो कह रही कि मैं ये जानना चाहती हूं। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने अपने पिताजी के बारे में भी बताया था। इनके पिताजी का ये बताती हैं कि जिस माइनिंग कंपनी के अंदर ये जॉब करती हैं उसी माइनिंग कंपनी के अंदर इनके पिताजी की भी सरकारी नौकरी थी, लेकिन इनके पिताजी ने छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी, 100 रुपए के लिए भी इन लोगों को तरसाया है। ये बताते हैं कि कुछ ऐसी हिस्ट्री है हमारी कि जो पिताजी की बहनें हैं यानी कि इनकी बुआएं, कह रही है उन लोगों ने इनके पिताजी के ऊपर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक करवा दिया था और वो जो करवा दिया था उससे इनके पिताजी के ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव हो गया कि वो हमसे नफरत करते हैं, वो हमारा ध्यान नहीं रखते, हमारे को एक एक चीज के लिए तरसाते हैं, सारा पैसा या तो अपने ऊपर खर्च करते हैं या फिर जो है वो अपनी बहनों के घर में देते हैं। कहती हैं आज तक भी उनकी जो पेंशन आती है उसको वो अपने बहनों के घर के अंदर देते हैं। तो कहती हैं कि मेरी मम्मी और पापा का भी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो जो ब्लैक मैजिक था वो सिर्फ पापा पे नहीं किया गया था, हम लोगों के ऊपर भी कुछ वो था। ये कहती हैं कि भैया मेरे साथ कोई शायद डिवाइन पावर है जो मुझे बचाती है प्रभाव से, लेकिन मेरा बाकी का सारा परिवार तो उजड़ा हुआ है। तो पिताजी का भी बहुत टॉक्सिक। अच्छा, पिताजी के बारे में इन्होंने एक बहुत विशेष बात बताई, वो सुनकर के हमारे को हंसी आई थोड़ी। कह रही है मेरे पिताजी जो हैं, इनके पिताजी लगभग 62 वर्ष की आयु के, कह रही है भैया मेरे पिताजी के पास कम से कम 250 शर्ट्स हैं और 250 पैंट्स हैं। 250 मतलब दोस्तों इतने तो पैंट्स के ना पैटर्न भी इंसान नहीं सोच सकता कि इतने पैटर्न भी होते होंगे क्या, है ना। 250 अलग अलग तरह की पैंटें होती होंगी मार्केट के अंदर, ऐसा सोचता है, क्योंकि पुरुषों के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते ना। कह रही भैया 200 से 250 शर्ट्स, 200 से 250 पैंट्स। कह रही मेरे पापा का जो कमरा है वो ऐसा है, कपड़ों से भरा हुआ है, उनके कमरे में जाकर कोई लेट भी नहीं सकता, इतने सारे हैं। अलमारियां खत्म होंगी, कमरों में पड़े रहते हैं। कह रही वो कपड़े खरीदते रहते हैं, चीजें खरीदते रहते हैं, लेकिन घर में नहीं दूंगा। तो क्यों है मेरे पापा ऐसे, क्यों मेरे मम्मी का जीवन इतना खराब है, क्यों मेरी बहन अपने फेलियर के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल समझती है और सारा कुछ मुझसे रिकवर करना चाहती है कि जब मेरा नहीं होगा तो तू करके देगी, ये करना चाहती हैं। फिर ऐसा पति इनको क्यों मिला दोस्तों, ये सब चीजों को जानने के लिए इन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। और जैसा कि हम कह रहे हैं दोस्तों कि अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन जान पाई कि इनके ये सभी जो रिश्तेदार हैं इन्होंने ये सब कुछ इनके साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों एक विशेष चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है ऐसा इनके जीवन में क्यों है, हर कोई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों करता है। भाई इनका पति मिला, वो प्रेशर डाल रहा है वो अलग, लेकिन पति ने अपनी भाभी के साथ मिलकर के, इनकी जेठानी के साथ मिलकर के इनके ऊपर तंत्र करवाया हुआ है और शायद उसी तंत्र के प्रभाव की वजह से 3.25 सालों तक इनको पता ही नहीं चला कि वहां पे क्या हो रहा था, है ना। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि भी वो पिताजी के रिश्तेदारों ने भी कराया था। तो इनके जीवन के अंदर इतना ज्यादा तंत्र मंत्र का प्रभाव क्यों है। दोस्तों इस वीडियो को आप पॉज कीजिए, कमेंट्स के अंदर जाइए और कमेंट करके आप बताइए आपको क्या लगता है कि किसी भी व्यक्ति को तंत्र मंत्र की वजह से इतना ज्यादा क्यों जूझना पड़ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों हमने इनसे ये भी बोला कि भी आप अपने पति के ऊपर केस क्यों नहीं कर देते, आपको भी करना चाहिए था। ये कहते हैं कि भैया वो जो प्रभाव है ना वो ऐसा होता है कि ना कर नहीं पाते हो आप। अच्छा एक और चीज इन्होंने बताई, ये कहती हैं कि भैया पिछले 10 वर्षों से मैं गाड़ी चलाने का प्रयास कर रही हूं, मैं गाड़ी सीख चुकी हूं, बार बार सीखती हूं, लेकिन कार चलाने में मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा डर होता है। इसका भी कनेक्शन कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक से था, ब्लैक मैजिक की वजह से इनकी ये चीज रोक रखी थी, आगे चल करके ये चीज पता लगी। तो ऐसा क्यों है दोस्तों कि इनके ऊपर सारी दुनिया सारी चीजों के लिए ब्लैक मैजिक करा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमारे को जरूर बताएं।
तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, YouTube के ऊपर इनका यूजर आईडी है डिवाइन एंजल। तो दोस्तों, डिवाइन एंजल जी की तरह अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और वो जो एक्सक्लूसिव सेशंस होते हैं जिनको मेंबर्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, या हमारा जो कंटेंट है जब भी बल्क वीडियोस अपलोड होते हैं उनका अर्ली एक्सेस आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट आपके साथ साझा करना चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको अपने वीडियोस के माध्यम से अभी रिसेंटली हमने प्रमोट करना शुरू किया है। दोस्तों, हमारे वीडियोस के ऊपर हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो कि आपके जीवन से, आपके घर से नेगेटिविटी को रिमूव करने में और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, जो रुद्राक्ष होते हैं उनके अंदर गुण होता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है, अगर आपको कुछ एनर्जीज आपके पास आती हैं, आपको डराने का प्रयास करती हैं या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं, तो जो रुद्राक्ष होते हैं वो प्रभाव अपने ऊपर ले लेते हैं। अब दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष थोड़ा ज्यादा पोटेंट होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। दो मुखी रुद्राक्ष भी जो है काम करता है, लेकिन दो मुखी रुद्राक्ष का क्या होता है, अगर उसके ऊपर कोई बड़ा अटैक होता है तो वो रुद्राक्ष प्रभाव जब अपने ऊपर लेता है तो वो बीच में से खुल जाता है। तो फिर क्या करना होता है, उसको जल प्रवाह करके दूसरा आपको जो है धारण करना होता है। तो अगर आप ऐसी किसी चीज से ग्रसित हैं तो आप जो ये रुद्राक्ष हैं आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, सॉल्ट लैंप्स। दोस्तों, जो सॉल्ट होता है उसके अंदर गुण होता है नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेने का, सक करने का। तो जो सॉल्ट लैंप्स होते हैं दोस्तों, उनको क्या किया जाता है, जो घर का आपका ड्राइंग रूम एरिया होता है उसके अंदर सॉल्ट लैंप को रख दिया जाता है। दोस्तों, ये पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट के भी बने हुए हो सकते हैं। जनरली जो लैंप्स आते हैं वो पिंक सॉल्ट के बने हुए आते हैं ताकि दिखने में भी वो अच्छे लगे। अगर लैंप नहीं तो दोस्तों, आप एक सॉल्ट की बड़ी सी ब्रिक ला करके भी आप रख सकते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर घर में वातावरण में नेगेटिविटी है तो वो उसको एब्जॉर्ब करता रहता है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करने पे आपकी मदद करता है। इसी प्रकार से दोस्तों, अरोमा ऑयल्स, और अरोमा ऑयल्स को वातावरण में फैलाने के लिए इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स। इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स क्या होते हैं दोस्तों, मोर्टीन की तरह आप उसको प्लग के अंदर लगा सकते हैं, फिर उसके अंदर आप अरोमा ऑयल डाल देते हैं, तो धीरे धीरे अरोमा ऑयल बर्न होता रहता है और खुशबू जो है पूरे आसपास फैलती रहती है। अरोमा ऑयल्स अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैम्फोर। तो कपूर को मतलब कुछ इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स अलग अलग स्थानों में घर में लगा करके उसके अंदर कपूर की कुछ टिकियां आप दिन के अंदर समय समय पर आप जलाते रहे, तो कपूर की जो सुगंध होती है उससे भी जो वातावरण है वो शुद्ध होता रहता है, पॉजिटिविटी घर के अंदर बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे वीडियोस के अंदर फ्लैश हो रहे हैं, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो इन्होंने वहां पे क्या देखा, किस प्रकार का जीवन इनके सामने आया। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो इनको पक्की छत नजर आती है जो कि प्लेन है, और नीचे की तरफ देखते हैं तो जमीन कच्ची है, ऐसा ये बताते हैं। ये आसपास देखते हैं तो इनको जो वाइब्रेशन है अच्छा फील नहीं होता, और बहुत ज्यादा घुटन, सफोकेशन ये कहते हैं कि मुझे महसूस हो रही है। और ये ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी तरह के तहखाने के अंदर हूं, और तहखाने के अंदर जेल भी बनी हुई है पीछे, लेकिन मुझे जेल में नहीं डाला गया है। जेल की जो सलाखें हैं उसके बाहर एक बीच में पिलर है, कह रहे मैं पिलर के साथ में खड़ा हूं, पुरुष के रूप में देख रहे थे खुद को, खड़ा हूं, मेरे हाथ जकड़े हुए हैं, मेरे पैर जकड़े हुए हैं, गला जकड़ा हुआ है, कह रहे पूरे शरीर पे लोहे की जंजीरें मैं महसूस कर रहा हूं। और ये कहते हैं कि जो मेरा पिलर है इसके सामने दोनों तरफ बहुत सारे पिलर्स नजर आ रहे हैं, और सभी पिलर्स के साथ भाला लेकर के सिपाही खड़े हैं। सारे सिपाहियों को ये देखते हैं, हम कहते हैं उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करो, तो ये बताते हैं कि पीले रंग की फ्रॉक नुमा कपड़े पहने हुए उन्होंने, और सर के ऊपर लाल रंग की पगड़ी है, और सब पहरे पे हैं यहां पे। ये तो ये जो सैनिक हैं यहां पे,
इनसे पूछा जाता है, हम इनको कहते हैं कि भी उनसे पूछो आपको यहां क्यों रखा हुआ है, क्या हो, कोई चोर चक्के हो, कौन हो। तो उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों पकड़ा है, मैं यहां पे क्यों हूं। तो सैनिक इनको जवाब देते हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हें जंजीरों में नहीं डालेंगे तो तुम काबू नहीं आओगे, इसलिए तुम्हारे को राजा जी ने हुक्म दिया है कि जंजीरों में डाल करके तुम्हारे को यहां पर रखना है। अच्छा, राजा जी ने हुक्म दिया है, काबू रखना है। सोचिए राजा कौन होगा जिसने जकड़ा है इनको। अच्छा, तो ये कहते हैं कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर असीम शक्ति, असीम ऊर्जा है और मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इनसे अब इनका नाम पूछते हैं कि आपको नाम पता है, तो ये कहते हैं कि मेरा नाम वीर सिंह है। और ये कहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी कुछ इस प्रकार की है कि अगर युद्ध हो तो युद्ध के अंदर जो सबसे आगे खड़ा रहता है, कह रहा वो मैं हूं, मेरी शक्ति से पूरी सेनाएं चलती हैं। तो जैसे इतना वो पर्वत के समान हूं, ऐसा विशाल, इतना बड़ा जिगर है, कह रही बहुत बड़ा शरीर भी फील हो रहा है, बहुत शक्तिशाली। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई अगर इतने शक्तिशाली हो तो ये बांध कैसे दिया फिर इन्होंने आपको, भाई इतने शक्तिशाली आदमी से डरता है हर कोई। तो कहते हैं कि जब इन्होंने मुझे बांधा तब मैं बेहोश था, मुझे धोखे से पकड़ा गया है, धोखे से पकड़ा है। अच्छा, तो किसने पकड़ा, कौन है ये लोग। तो ये कहते हैं कि मैं राजा हूं और ये मेरे दुश्मन राजा के सैनिक हैं। ये जो दुश्मन राजा है इसके साथ हम लोग युद्ध में थे और युद्ध के बीच में इसने मुझसे संधि कर ली। ऐसा था कि इस राजा के पास भी बहुत बड़ी सेना थी, मेरे पास भी बहुत विशाल सेना थी, और मेरा तेज, मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी। तो कह रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा वो जैसे वो धर्म वाले होते हैं ना कि भाई एक बार चांस देना चाहिए कि वायलेंस ना हो। तो कह रहे ऐसा चांस देने के लिए हम लोग मिले थे। और कह रही उसके अंदर जो है ये जो सामने वाला राजा है इसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, लड़ाई में क्या रखा है, कोई बात नहीं, हम संधि कर लेंगे, कोई दोस्ती की शर्तें हैं, ऐसे ऐसे करके कह रहे ऐसा करके मेरे को लाए हैं। और इन्होंने मेरे खाने में मुझे कुछ मिला करके मतलब खिला दिया या पिला दिया, तो मैं बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद जो मैं उठा हूं तो मैं यहां जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ हूं बुरी तरह से। अब इनसे पूछा जाता है कि भाई क्यों जकड़ा है तुम्हारे को, क्या तुम्हारा राज्य चाहिए, क्या हथियाना चाहता है, क्योंकि ऐसे तो राज्य नहीं मिलेगा ना आपका, मतलब वो तो युद्ध में मिलता है। तो ये कहते हैं कि इसको, जो सामने वाला राजा है, इसको मुझसे राज्य नहीं चाहिए। ये जहां पर खड़े होते हैं वहां पर इनको ऐसा नजर आता है कि साइड में पत्थर की बनी हुई, ग्रे से पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थरों की बनी हुई सीढ़ियां नुमा वो हैं। तो इनको नजर भी आता है कि मशाल लेकर के वो आया है दूसरा वाला राजा। उसका चेहरा देखते हैं तो मतलब बड़ी बड़ी मूछे, चेहरे के ऊपर मस्सा, और जो उसकी आंखें हैं उसके अंदर शरारत, बहुत ही कुटिल सी स्माइल सामने वाला जो राजा है उसकी इनको नजर आती है। मतलब एक कावर्ड होते हैं ना लोग, कावर्ड, बुजदिल लेकिन शातिर, कह रहा वो नजर आ रहा है। अब दोस्तों उसके राजा की आंखों में देख लिया इन्होंने, तो पहचान लिया इन्होंने कि कौन है वो इस जीवन के अंदर। शायद आप भी समझ गए होंगे। तो इनसे पूछते हैं कि इसको क्या चाहिए, आपका राजपाट चाहिए। तो कहते हैं इसको मेरा राज नहीं चाहिए, इसको मेरी शक्तियां चाहिए। शक्तियां चाहिए, कौन सी शक्तियां। तो ये बताते हैं अपने बारे में कि मेरे अंदर ना कुछ डिवाइन पावर्स हैं और वो डिवाइन पावर्स मुझे गाइड करती हैं। वो डिवाइन पावर्स की वजह से मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया है। कुछ मेरे पास डिवाइन पावर्स ऐसी हैं कि मुझे जीता नहीं जा सकता, और ये बात ये जानता था, तो इसने छल से इसलिए मुझे पकड़ लिया, इसने जानबूझ करके मुझसे संधि कर ली, और ये चाहता है कि किसी प्रकार से जो मेरे पास शक्तियां हैं वो इसको ट्रांसफर हो जाएं। ये मुझसे उसकी विधि पूछ रहा है। तो ये कहते हैं कि पहली बात तो मेरे को पता ही नहीं है कि मैं शक्ति इसको दे कैसे सकता हूं, और ये कहते हैं कि भाई मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मतलब कि एक तो मेरे को आती नहीं है शक्तियां देनी, कह रहे, और मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, अत्याचार कर लेगा, मैं इसको शक्तियां अगर आती भी होंगी तब भी नहीं दूंगा। तो इनको ऐसा नजर आता है कि वो राजा कुछ कुछ लोगों को लाता है, कई सारे तांत्रिकों को भी लाया, और वो सब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इसके पास पावर्स हैं,
और वो चाहता है कि पावर्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएं, लेकिन वो पावर्स उसके अंदर ट्रांसफर हो नहीं पा रही हैं। यहां से दोस्तों आगे ये अपने मृत्यु के दृश्य के अंदर जाते हैं। हम इनको, क्योंकि हम जानना चाह रहे होते हैं कि कभी छूटे थे वहां से या नहीं, तो इनको ऐसा नजर आता है कि मृत्यु के समय तय खाने के अंदर ही कुछ व्यवस्था ऐसी है, जंजीरों में तो नहीं है, ये बूढ़े हो गए हैं, 70-80 वर्ष की आयु इनको नजर आती है, लेकिन ये उसी कैद के अंदर हैं। और वहां पर इनके सामने मां जगदंबा की मूर्ति है और उनकी ये साधना करते हैं, उपासना करते हैं। दुर्गा मां इनको नजर वहां पे आती हैं और ज्योत जल रही है और उनके सामने इनके प्राण चले जाते हैं, लेकिन उस तहखाने से बाहर नहीं आ पाए, ये उस तहखाने में ही रहे। अच्छा, ये कब का दृश्य है तो पूछा गया, तो इन्होंने सन 1560 बताया कि 1560 की फीलिंग आ रही है। कहां का दृश्य है, थोड़ा इनको कंफ्यूजन था, तो वो चीज क्लियर नहीं हो पाई। अच्छा, ये जो सारे दृश्य दिख रहे थे दोस्तों, इसके साथ साथ मृत्यु तो दिख गई, तो कुछ साइड के भी दृश्य फिर इनको जो है नजर आए, क्योंकि जानने का प्रयास कर रहे थे हम कि भाई कौन जो है कौन से राज्य के हैं, ये क्या है। तो जब इनके राज्य के वहां पे भेजा जाता है तो इनको ऐसा नजर आता है कि इनके राज्य के अंदर एक नाचने वाली थी, और वो जो नाचने वाली थी वो ये जो दुश्मन राजा है जिसने इनको पकड़ा है वो इसके साथ की थी। और वो नाचने वाली बहुत सारे भेद इनके राज्य के और इनकी शक्तियों से जुड़े हुए भेद इसी नाचने वाली ने अपने राजा को दिए थे। और उस नाचने वाली ने ही इनके दूसरा जो राजा है, दुश्मन राजा, उसको ये सब भी इंफॉर्मेशन दी थी कि इसको क्या क्या पसंद है, क्या चीज इस राजा के सामने परोसी जाएगी तो ये एक्साइटमेंट में अपना गार्ड डाउन कर देगा और बिना चेक किए उसको पी लेगा, खा लेगा। और तो कह रहे वो एक नाचने वाली है, उसकी मेरे को फीलिंग आ रही है, वो नाचने वाली को भी ये पहचान लेते हैं इस लाइफ में कौन है, अपन इनके राज्य में थी वो। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों इनको और भी कई सारे वहां पे जो है कैरेक्टर नजर आते हैं और कुछ विशेष बातें भी नजर आती हैं। कुछ ये चीजें भी नजर आती हैं, कहती हैं कि जो मेरी शक्तियां हैं उसकी वजह से कुछ ऐसा है कि इनके राज्य के अंदर जो सारी प्रजा है वो सब खुश हैं, सब सुखी हैं, लेकिन ये वाला जो राजा है इसके यहाँ पे जो प्रजा है वो बहुत परेशान है। इसके राज्य के अंदर सब लोग नशों से ग्रसित हैं और ये खुद भी नशेड़ी है सामने वाला। अच्छा, इनको ऐसा नजर आता है। अब इनको ये पुराने वाले जो जब पकड़ लिए गए और फिर मृत्यु हो गई थी वो पहले नजर आ गया, फिर ये थोड़ा पास्ट में जाते हैं उसी लाइफ की, तो इनको नजर आता है कि इनका एक दरबार है और दरबार के अंदर इनको एक आदमी नजर आता है जो कि इनका मंत्री है। वो है तो इनका मंत्री, लेकिन उसको मंत्री वाली इज्जत नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है, ये देखते हैं तो फीलिंग आती है कि ये जो व्यक्ति है इनका भाई है, और जो इनका भाई है, क्योंकि वो इनका भाई है तो ये उसको बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं। जैसे और मंत्रियों से सलाह मशवरा कर लिया काउंसिल में, अब क्योंकि रॉयल ब्लड है ना, वो भी राजकुमार है, तो उसको कोई बड़ा पद तो देना है, लेकिन कह रहे कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसको पद दे रखा है और कह रहे उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि दूसरे जो मंत्री हैं, दूसरे जो इनके कैबिनेट के जो लोग हैं वो भी उसकी इज्जत नहीं करते हैं इस चीज की वजह से। तो इनका जो छोटा भाई है उसको कोई भी उसका रुतबा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, छोटा भाई को हम पूछते हैं कि भाई उसको देखो क्या क्या कॉन्स्पिरेसी वगैरह है, क्या है उसका, तो ये देखते हैं तो बताते हैं कि नहीं, वो कह रहे मैं करता हूं ये चीज। अब कहते हैं मैं शक्तिशाली बहुत हूं, मुझे पता है मैं फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग हूं, और ये डिवाइन पावर्स का ना एक अहंकार सा है मेरे अंदर, दिव्य शक्तियों का। तो कह रहे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, तो मैं सुनता नहीं हूं ज्यादा किसी की। और कह रहे कि मेरा जो भाई है इसके अंदर बहुत अपनापन है, ये मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है, लेकिन ये अपसेट है क्योंकि मैं अपने घमंड में रहता हूं, मैं उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं करता। इनफैक्ट उसकी मैं देखना भी नहीं चाहता हूं कि ठीक है भाई है, ठीक है अपना काम कर, राजा मैं हूं। अच्छा, फिर उस जीवन के अंदर ये कहते हैं मेरे एक पिता भी हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं इतना स्ट्रांग हूं पर्सनालिटी के अंदर कि जब मेरे को युवराज बनाया गया तो युवराज बनाने के 1 वर्ष के अंदर ही कहते हैं मैंने अपने पिता को कन्विंस कर लिया कि अब तुम गद्दी से नीचे उतर जाओगे, गद्दी पे मैं बैठूंगा। तो इनके पिताजी के जीवित रहते रहते भी ये राजा बन गए। और जो पिता है
उनका कुछ ऐसा है कि भाई उनको सलाहकार सा जो है, एक वो होता है ना कि भाई अभी राजा जीवित है, वो उतर गया और आपको राजा बनाया, तो उसकी सलाह लेते हैं। तो कह रहे मेरे पिता भी नाम के हैं, कह रहे मैं उनकी भी कोई सलाह नहीं सुनता हूं, और उनको, मेरे पिता को इस चीज का बहुत ज्यादा मलाल है कि उनका राज्य जो है उनके जीवित रहते एक प्रकार से छीन लिया मैंने उनसे। अब ये कह रहे हैं कि वो मुझे किसी प्रकार का ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, मारपीट नहीं करी, बदतमीजी नहीं करी। बस ये कह रहे हैं कि मेरी शक्ति का प्रभाव ऐसा है कि अगर मैंने बोल दिया कि अब मुझे राजा बनना है, तो कह रहे वो रोक नहीं पाए खुद को, उनको मुझे राजा बनाना पड़ गया, ऐसी पावर्स है मेरे पास। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि एक यहां पर पुरोहित है। पुरोहित का बताते हैं कि उसके लिए मेरे मन में सम्मान है, और पुरोहित जो है, पुरोहित मेरे पिता को मूर्ख समझता है। और कह रहे हैं जो पुरोहित है, इसी ने मेरे थोड़े कान भी भरे थे, इसी ने मुझे कहा था कि तुम्हारा जो पिता है वो किसी काम का नहीं है, इनसे जो राज्य है वो तुम्हें हथिया लेना चाहिए। हथिया लेना चाहिए मतलब तुम्हें अधिकार ले लेकर जमा लेना चाहिए राज्य के ऊपर, तुम शासन करोगे तो अच्छा राज्य चलेगा। तो कह रहे मेरे इस पुरोहित के चलते मैंने जो मेरे पिता हैं उनको उनकी गद्दी से नीचे उतरवा दिया, और मैं खुद जो है गद्दी पे बैठ गया। और ये कहते हैं कि पूरा जीवन भर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पिता हैं वो बहुत कुछ मुझसे डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन मैंने कभी उनसे कुछ डिस्कस नहीं किया। और जो पुरोहित है, इनकी मैं बात सुनता था, है ना, इनकी मैं बात सुनता था। तो कह रहे पूरे राज्य में किसी की नहीं सुनता था, बस इस पुरोहित की ही सुनता था मैं। ठीक है जी। और फिर दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि इनका अपना डेथ सीन नजर आता है 70 वर्ष की आयु के अंदर, उसी गुफा के अंदर 35 वर्षों तक उस जेल के अंदर रहे थे ये। 35 वर्ष की आयु में पकड़ा गया था इनको, और 35 वर्ष तक रहे। 70 वर्ष की आयु के अंदर इनकी उस जेल के अंदर मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों यहां पर कई सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक वो पुरोहित जिसकी ये बात सुनते थे, एक इनके पूर्व जीवन में पिता जिनकी गद्दी से इनको उन्होंने नीचे उतार दिया, उनकी सारी पावर्स को स्ट्रिप कर लिया और पावर्स अपने अधिकार में कर ली। एक भाई जिसका ये सम्मान नहीं करते थे, भाई था, मंत्री बना रखा था लेकिन नाम का। फिर एक राजा जिसने इनको कैप्चर कर लिया, और एक नर्तिका। वो लास्ट वीडियो के अंदर हम नर्तिका बोल रहे थे तो बहुत लोगों का फीडबैक आया कि नर्तिका होता है भैया, तो एक नर्तिका जो कि इनके राज्य के अंदर भेजी गई थी, जो कि गुप्तचर थी उस दूसरे राजा की। ये सभी कैरेक्टर्स जो है इनके आज की लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं सभी कैरेक्टर्स को लेकर के इन्होंने अपना पीएलआर भी कराया था, तो इन्होंने पहचाना कौन क्या था। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करके कमेंट करके हमारे को बताइए कि कौन सा कैरेक्टर आपको लगता है कि कौन होगा इस लाइफ में। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके अपने कमेंट्स पोस्ट कर दिए, तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन था। दोस्तों सबसे पहले तो जो राजा जो इनका सब कुछ छीन लेना चाहता था, इनकी शक्तियां छीन लेना चाहता था, वो इनके इस जीवन के पति हैं। वो पति जो इस जीवन में भी इनका सब कुछ छीन लेना चाहता था। फिर दोस्तों एक नर्तिका थी, गुप्तचर थी, है ना, जो कि इनके भेद लेकर के अपने राजा को देती थी। वो जो नर्तिका थी दोस्तों, उनको इन्होंने अपनी इस जीवन की जेठानी के रूप में देखा, जिसके साथ इनके पति का अफेयर है। फिर दोस्तों बात करते हैं इनके अपने राज्य की, जो अलग से इनको दृश्य नजर आए थे। उसके अंदर दोस्तों जो इनको पिता नजर आए अपने, जिनका राज्य इन्होंने छीन लिया एक प्रकार से, उनको डिसेबल क्रिपल कर दिया, पावर्स उनकी छीन ली, स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल पावर्स, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा। उनका सब कुछ छीन लिया था ना, इसीलिए उनका इनको शायद कुछ देने का मन नहीं था। इसी प्रकार से दोस्तों एक इनका भाई था वहां पर, जिस भाई को कोई इज्जत नहीं मिलती थी, है ना, जिस भाई को भी उसका अधिकार नहीं मिल रहा था दरबार के अंदर, उस भाई को इन्होंने अपनी जीवन की बहन के रूप में देखा, जिसकी इनके प्रति शुभ भावना थी, लेकिन वो हर्ट था इस चीज को लेकर के कि मुझे मेरा अधिकार नहीं मिलता है। शायद इसी चीज के लिए इनकी बहन सब कुछ इनसे प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि तूने मुझे मेरी पोजीशन नहीं दी थी, तो आज अगर मुझे मेरे इस जीवन में कोई पोजीशन चाहिए तो वो पोजीशन अब तू दिलवाएगी, है ना, इस तरह से पीछे पड़ी हुई है। इसी प्रकार से दोस्तों एक पुरोहित था, एक ही आदमी जिसकी बात ये सुनते थे, और उसी पुरोहित के कहने पर अपने पिता को राजगद्दी से उतारा था। वो पुरोहित है इनके इस जीवन की माता जी,
इनकी माँ, इनके पिता का और इनकी माँ का भी अच्छा रिलेशन नहीं है। पिता ने इनको माँ को बहुत दुख दिया है, एक एक पैसे के लिए तरसाया है, चाहे ब्लैक मैजिक के प्रभाव में, लेकिन फिर भी निमित्त तो वो खुद बने ना। बहुत तरसाया है इनकी माता जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही कान भरे थे ना इनके कि पिता को हटा दे गद्दी से। दोस्तों, अपनी सारी पावर्स चले जाना ना, अपनी गद्दी जो हमारे पास होती है वो चले जाना, बहुत बहुत ऐसा होता है कि छिन जाता है इंसान से सब कुछ ना। तो क्योंकि उन्होंने छीन लिया गया था, शायद इसी वजह से इनके पिता बनकर के फिर से वो आए, और इस बार उन्होंने कुछ छीनने का मौका ही नहीं दिया इनको, अपना कुछ भी इनको दिया ही नहीं। दूंगा तो छीनोगे ना, देते ही नहीं। एक एक रुपए के लिए मोहताज किए। सरकारी नौकर थे, अच्छी पोजीशन में काम करते थे, है ना, हेड क्लर्क थे, लेकिन एक एक रुपए के लिए तरसाया सबको, है ना। कुछ दूंगा तभी तो छीनोगे, दूंगा ही नहीं तो कैसे छीनोगे। ये तो दोस्तों सारे कैरेक्टर्स यहां पे नजर आए। इनके पिताजी ने जो इनको किया, कुछ वो समझ में आ गया कि अच्छा कार्मिक अकाउंट अपना सेटल कर रहे हैं। चाहे इनकी बहन हो और इनकी माताजी का भी थोड़ा बहुत पता लग गया कि पिताजी ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका जो पति है वो इस जीवन में भी तंग कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये सब कर रहा है ना। उसका क्या बिगाड़ा है? पिछले जीवन में भी वो तंग कर रहा था, पिछले जीवन में भी छीनना चाहता था सब कुछ। ये प्रश्न लेकर के दोस्तों इनके स्पिरिट गाइड के पास गए। जब इनके स्पिरिट गाइड के पास गए दोस्तों, और उनसे पूछा गया कि भाई पिछले जन्म में भी मुझे 35 वर्षों तक कैद रखा इसने, और इस जन्म में भी जब से शादी हुई है तब से ये कर रहा है, सारी मेरी तनख्वाह खा जाता था, अब 2.5 साल से मेरी तनख्वाह मेरे पास आ रही है ना। तो इसने केस डाल रखा है, 15 लाख रुपए मांग रहा है। क्यों? क्या किया है मैंने? क्या बार बार परेशान करेगा? कुछ तो मैंने भी किया होगा। दोस्तों, जब ये बात पूछी जाती है तो इनके जो स्पिरिट गाइड हैं वो इनको इनके पास्ट की एक दूसरी जीवन दिखाते हैं, एक दूसरा पास्ट लाइफ और पीछे का। तो इनके पंडित जी वो सॉरी जो गाइड है वो इनको दिखाते हैं कि आपने भी उनको कैद में रखा था। क्यों कैद में रखा था? तो कहते हैं इसलिए कैद में रखा था, थोड़ा ना ये दुष्ट था, ये आपका पति दुष्ट पहले भी था। आपका पति दूसरे लोगों को तंग करता था, शायद महाजन था, सूद पे पैसे देकर के फिर उनसे ब्याज ज्यादा वसूल करता था, ये सब करता था। तो कह रहे इसके बारे में आपको लोगों ने बताया था, तो आप क्या थे? ये कहते कि आप ना साधु थे कोई बहुत बड़े, और आपके पास बहुत सिद्धियां थी। इससे पूर्व के जीवन के अंदर जब आप साधु थे तब तो और चरम पे थी आपके पास शक्तियां। तो ये कहते हैं अपनी शक्ति से आपने इसकी बुद्धि बांध दी थी। मतलब बैठे बैठे आपने कुछ किया, और वो किया, इसका नाम लेकर कुछ वो किया, और कह रहे इसकी बुद्धि बंद हो गई। ये ना कैलकुलेशन में बहुत तेज था। जब ये वो है जब ये वो महाजन था, सूद पे पैसे देता था, तो कह रहे इसकी बुद्धि बहुत तेज चलती थी, कैलकुलेशन बहुत तेज करता था, और कैलकुलेशन में फंसा करके लोगों से बहुत ब्याज लेता था। लेकिन ये कहते हैं कि आपने ऐसा प्रभाव डाल दिया इसकी बुद्धि के ऊपर कि इसकी दिमाग काम करना बंद हो गया और इसका मुंह बंद हो गया। पूरी जिंदगी भर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, हाँ, नहीं, ऐसा सा हो गया था। एक आदमी जो पूरा दिमाग लगाता है, बोलता है ऐसा करो वैसा करो, ये यूं करना वो करना है, तो कह रहे उसकी बुद्धि बांध दी थी आपने, और मुख भी बांध दिया था। तो कह रहे ये ना क्रिपल्ड, जैसे रिटार्डेड हो जाते हैं ना, रिटार्ड से हो जाते हैं और एकदम गुमसुम हो जाते हैं, तो कह रहे वैसा हो गया था। इसका पूरा जीवन उसके अंदर था, और कह रहे इसको पता था कि आपने अपनी शक्तियों से इसको बांधा है, और इसके मन में फिर ये आ गया कि मेरा ये हाल कर दिया, ऐसी भी शक्तियां होती हैं क्या? क्योंकि लालची तो था ही, ये लालची आदमी आज भी है, जब राजा था तब भी लालची था। तो कह रहे आपने जो है इसको बांध दिया था। तो बहुत लंबे समय तक बंधे रहने के बाद जब थोड़ा थोड़ा इसकी सेंसेस वापस आने लगी, तो कह रहे हैं कि इसके मरने का समय आ गया था, और उस समय पर जो है उसके मन में इच्छा थी कि आपकी ये जो शक्तियां हैं अब इसको चाहिए, कि ऐसी शक्तियों से तो कुछ भी कर लो, किसी को भी बांध दो, है ना, और सब कुछ हथिया लो। तो कह रहे इनको इसके मन में आपको मजा चखाना, आपकी शक्तियों को छीनने की लालसा आ गई थी, और इसी चीज के चलते इसने अगले जीवन के अंदर ऐसा किया। तो यहां पर दोस्तों गाइड से प्रश्न पूछा गया कि अगर कोई दुष्ट आदमी है तो क्या उसको सजा नहीं देनी चाहिए? अगर ऐसे दुष्ट आदमी की, जो लोगों को तंग करता था,
उसकी बुद्धि बांध दी तो क्या बांध दी, क्या हुआ? तो गाइड ने दो चीजें बोली दोस्तों यहाँ पे। पहली चीज तो गाइड ने दोस्तों इनको ये बोली कि वो जिन लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा था, उसके साथ उनका ना पर्सनल कार्मिक अकाउंट था, उन लोगों के पूर्व जन्मों का, और आपने इससे कभी कोई बात नहीं करी थी, इसको देखा भी नहीं था। आपके पास लोग आए, बस उन्होंने अपनी परेशानी आपको बताई, तो उनके बोलने पे एक थर्ड पर्सन की आपने ऐसी बुद्धि बांध दी, ना जाना ना उसको परखा। हो सकता है उसमें भी कुछ अच्छाई थी, वैसे अच्छाई थी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपने, और कहते हैं आपने लॉ अपने हाथ में उठाया, आप कौन हो उसकी बुद्धि बांधने के लिए। और फिर इनके गाइड से बोला गया लेकिन कोई तो होना चाहिए ना जो जस्टिस करेगा। अब ये सिद्धियां प्राप्त थे तो इनसे मदद मांग ली। तो गाइड ने बोला कि आपने बांध दिया था तो भी चल जाता, क्योंकि वो लोगों पे अत्याचार करता था, लेकिन 10 वर्षों के बाद आपको खोल देना चाहिए था उसका बंधन। और कह रहे आपके पास शक्तियां थी, आप खोल सकते थे उसकी बुद्धि को, कि 10 वर्ष बहुत होते हैं गलती को रियलाइज करने के लिए। कह रहे और बीच में शायद उसने अपनी गलती को रियलाइज किया भी था अपने अंदर कि मैं गलत काम करता था, तभी हुआ। लेकिन जब उसका पूरा जीवन ही चला गया उसके अंदर, उसका पूरा जीवन बूढ़े होते तक जब ये चीज चली गई, तो फिर उसके अंदर नफरत आ गई। तो कहते हैं कि आपने वो किया। और गाइड ने ये भी बोला कि आपको आपकी शक्तियों का अहंकार भी था, अहंकार के चलते जो है आपने बांधा उसको कि मेरे पास पावर्स है, देख देख मैं क्या करता हूं। तो कह रहे वो चीज थी, उसकी वजह से भी कह रहे हैं कि आपके ऊपर ये आत्मा हावी हो पाई है। अगर आपने कुछ भी किया होता और साक्षी रह करके भाई सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अच्छाई की रक्षा करने के लिए किया होता, तो कह रहे हैं फिर भी ये हावी नहीं हो पाता आपके ऊपर। लेकिन गाइड ने कई बार बोला इनको, आपको आपकी सिद्धियों का अहंकार आ गया था, सिद्धियों का इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ इनसे पूछा गया क्या सिर्फ इसी को ही बांधा है? तो गाइड ने बताया कि नहीं, सिर्फ उसको नहीं बांधा था, आपके ये जो रिश्तेदार हैं इस जीवन के अंदर, जिन लोगों ने आपके पिता के थ्रू ब्लैक मैजिक करवाया और आप पे भी ब्लैक मैजिक कराया, आपकी बुआएं वगैरह, कह रहे ये लोग भी वहीं के रहने वाले आसपास के लोग थे, तो उनको भी आपने जो अपनी शक्तियों से बांधा। कह रहे जिसका आपको वो लगता था ना कि ये ठीक नहीं है, उसकी बुद्धि बांध देते थे, जिसका लगता था बुद्धि बांध देते थे। कह रहे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस प्रकार से आप एक प्रकार से बिना अपना हाथ चलाए अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, पावर का जोर दिखाने के लिए आप ये करते थे। तो कहने क्योंकि आपने शक्तियों का इस्तेमाल करके सब लोगों को वो किया, इसीलिए ये लोग भी जो भी शक्तियों का सहारा ये लोग ले पा रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके जो है इन्होंने आपको तंग किया। अच्छा, तो फिर यहां पे भी थोड़ा क्लैरिटी ली गई थी दोस्तों कि भाई बहन को क्या चाहिए। तो इन्होंने गाइड ने बताया कि बहन आपसे प्यार करती थी, लेकिन पिछले जन्म ने आपने उनको अटेंशन नहीं दी। एक और विशेष चीज इनके गाइड ने इनको बताई कि जब इस वाले जन्म से पीछे जब आप राजा थे, उन्होंने बताया तो आप बहुत पावरफुल थे, तो आप ना सबको इग्नोर करते थे, आप चेहरे पे सबको दिखाते थे कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं, है ना, इसीलिए। और आप ये भी सोचते थे कि आपको सब कुछ आता है, इसीलिए जो है सब लोगों ने आपको भी इग्नोर किया, है ना। तो फिर गाइड से पूछा गया कि भाई आगे क्या करना है। तो गाइड ने इनको कहा कि अब आपको अपना जो जीवन है उसको विश्व कल्याण के कार्य में लगाना है, आपको सेवा की तरफ आगे बढ़ना है। तो गाइड से पूछा कि एग्जैक्टली आने वाला समय कैसा है, क्या है, क्या होगा। तो गाइड ने इनको बताया, जैसे गाइड्स कई लोग बताते हैं ना कि अब आपका समाप्त हो गया, गाइड ने इनको कहा कि अब दोबारा से साधना करोगे तो थोड़ा भोगना पड़ेगा और थोड़ा कट जाएगा, लेकिन भोगना भी अभी बाकी बची है, थोड़ा तो आपको भोगना पड़ेगा। ड्राइविंग नहीं आती का पूछा कि भाई क्यों नहीं आती, तो इसके अंदर भी दोस्तों उन्होंने जो इनकी बुआ हैं उन्हीं को ब्लैक मैजिक करते हुए दिखाया कि कुछ लिख करके इनके नाम से गाड़ी का कुछ वो करके, जब इन्होंने सीखा था ड्राइविंग करना 10 साल पहले, तो उससे वो बहुत ज्यादा तिल मिला गए थे, तो उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया था इनके ऊपर। वो दोस्तों शक्तियों का हिसाब किताब था ना, तो बहाना बनना होता है। तो जो ड्राइविंग नहीं आती है वो भी उन्हीं लोगों ने बांध रखी है। अब ये ठीक कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए साधना करने के लिए दोस्तों इनको बताया। और यहां पर थोड़ा सा दोस्तों बहुत सारे गाइड्स ऐसे होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो आत्माएं हमसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, इनका हमसे, हमारे पूर्व जीवन का हम लोग अभी कुछ आपस में हिसाब किताब होता है। गाइड ने हमें कहा कि तुम इस बच्ची का ध्यान रखना, तो हमने उनको कहा कि हम जो गाइड हैं उन्हीं के माध्यम से बात कर रहे थे कि हम
ऐसे किसी की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, हमें खुद मुक्त होना है। तो गाइड ने कहा कि आप इनको दिशा दिखाओ, आप इनको आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों आज 10 फरवरी 2025 है। ये सेशन तो कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन ये जो बहन है इनको हमने आज ही के दिन शुरू हो रहे एक मेडिटेशन कोर्स का रिकमेंडेशन दिया था कि बहन जो आपके ऊपर इतना सारा प्रभाव है, अभी इतने सारे हिसाब किताब है, हिसाब किताब हम कैसे खत्म करेंगे जब कर्मों की गुह्य गति हम अच्छे से समझेंगे, और हिसाब किताब तब खत्म होंगे जब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, परमात्मा के साथ जुड़ करके जिस भी प्रकार का नुकसान हमने सामने वाली आत्मा का किया है, उस नुकसान की शक्तियों के स्तर पे अगर हम भरपाई करना सीख लें तो भौतिक रूप से भरपाई करना हमारे को कम पड़ता है, क्योंकि एनर्जी के लेवल पे हम बहुत सारा अकाउंट सेटल कर देते हैं। तो ये कैसे सीखा जा सकता है, इसके लिए दोस्तों मेडिटेशन कोर्स है जो कि निशुल्क कंडक्ट किया जा रहा है। दोस्तों हमारे इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो कोर्स है उसका लिंक हम देने वाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और जो इसके अंदर क्लासेस हैं उनका लाभ उठाएं। ये क्लासेस अगले 9 से 10 दिन तक डेली 8 PM to 9 PM होने वाली हैं दोस्तों। तो अगर आज वाली क्लास यानी 10 फरवरी वाली क्लास, क्योंकि शाम के समय इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, अगर ये मिस हो भी जाती है दोस्तों तो उस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको जो है इसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। तो आप जो क्लास है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कर लीजिएगा पहली वाली क्लास, और बाकी वाली क्लासेस कल से यानी 3 फरवरी यानी कि 11 फरवरी से आप जो है कल से जो क्लासेस है वो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव आप अटेंड कीजिएगा। इन क्लासेस के अंदर आपके जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये सब भी आप पूछ पाएंगे। आपके जीवन में भी अगर कोई नेगेटिविटी है, कुछ परिस्थिति है, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप निकलना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो ये निःशुल्क सेवा है जो कि अगले 9 से 10 दिन तक चलने वाली है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इन क्लासेस को डायरेक्टली हम नहीं कराएंगे, लेकिन संबंध संपर्क में ऐसी आत्मा है जो बहुत सेवादारी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो उनकी जो ये सेवा है इसका लाभ आप उठाएं। और जैसा कि हमने कहा, इस वीडियो के पिन कमेंट से या डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर ये कोर्स कराया जाने वाला है उसका लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं और फिर वहां पर आपको ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन और वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो हमने पोस्ट किया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके हमारे को बताएं वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।